यूट्यूब चैनल मेडिकल एंड नर्सेस हब। मेरा नाम है कीर्ति। यहाँ पर आज हम डिस्कस करने वाले हैं गायनेकोलॉजी के स्पेशली पोस्ट नेटल पीरियड के एमसीक्यू। सो आई होप आपको वीडियो अच्छा लगे तो एंड तक जरूर बने रहना। सभी क्वेश्चन विथ रेशनल के हैं और जो लोग चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। तो यहाँ पर हम जितने भी एमसीक्यूज़ पढ़ने वाले हैं बहुत ही अच्छे और इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज़ रहने वाले हैं। साथ ही साथ मेडिकल एंड नर्सेस हब की ऐप लॉन्च कर दी गई है, तो आप लोग डायरेक्ट प्ले स्टोर से जाकर उस ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं। और उसमें अभी रिसेंट में सीएचओ के ज़्यादातर पेपर रखे हुए हैं और जितने भी लोग अभी तक इस चैनल से नए जुड़े हुए हैं वो लोग रिकमेंड ज़रूर करें कि उस ऐप में आपके लिए एटलीस्ट में जितना डेटा चाहे वो एएनएम के लिए हो और जो अदर कैंडिडेट रहते हैं पैरामेडिकल कैटेगरी से रिलेटेड उनका डेटा भी आपको उस ऐप में रखा जाएगा, चाहे वो लैब टेक्नीशियन के हो, डाइटेशियन एग्जाम देने वाले हो, ओटी वाले। जितना डेटा मेरे पास आते जाएगा वो सभी आपको उस ऐप में फ्री में दिया जाएगा। आपको किसी भी तरीके से कुछ भी पे नहीं करना है। तो यहाँ पर हम गायनेकोलॉजी के पोस्ट नेटल पीरियड के एमसीक्यू सॉल्व करने वाले हैं। अभी रिसेंट में कोविड-19 के कारण फिर से जो दोबारा फैला है कोविड-19 बहुत ही ज़्यादा बड़े लेवल पर फिर से फैला है, स्पेशली इंडिया में। सभी पहले कहा गया कि अब केस नहीं आ रहे हैं, जो भी रीज़न रहा हो, बट फिर से स्प्रेड हो रहा है, स्टार्ट हो गया है। तो आप लोग अपने घर में रहें, सुरक्षित रहें। मोस्टली आप लोग यही कोशिश कर सकते हैं कि जो भी लोग तैयारी कर रहे हैं स्पेशली किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए, वो घर पर रहकर ही ऑनलाइन क्लासेस ज्वाइन करें, ऑफलाइन क्लासेस अभी ज्वाइन ना करें। मेरी रिक्वेस्ट है सभी से, क्योंकि आप लोग जैसे ही घर से बाहर निकलते हैं तो आपकी फैमिली फ्रेंड्स सभी लोग है जो खतरे में आ सकते हैं। थोड़ा सा भी रिस्क लेना आपके लिए ठीक नहीं है। और जो लोग हॉस्पिटल में काम करते हैं तो उनको तो किसी भी तरीके से कुछ भी कहने की ज़रूरत ही नहीं, क्योंकि ऑलमोस्ट उनसे जितना प्रिकॉशन बनता है वो लोग लेते हैं। तो यहाँ पर चलिए हम देखते हैं ओबीजी के स्पेशल एमसीक्यू जो कि पोस्ट नेटल पीरियड पर बेस्ड हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे यहाँ पर कि एंटीनेटल, इंटरनेटल और पोस्ट नेटल पीरियड है क्या। क्योंकि जब हम पोस्ट नेटल पीरियड पढ़ने वाले हैं तो आपको बेसिकली 3 टर्म्स पता होना चाहिए, एंटीनेटल और प्रीनेटल जिसका दूसरा नाम है इंट्रानेटल एंड पोस्टनेटल। तो यहाँ पर आपके तीनों टर्म क्लियर रहेंगे तो आपको बिल्कुल भी प्रॉब्लम नहीं होगी बाकी अदर टर्मिनोलॉजी याद करने में। तो एंटी और प्रीनेटल, एंटीनेटल को और क्या कहा जाता है, प्रीनेटल। तो क्या है, बिफोर बर्थ, कंसेप्शन से लेके जन्म डिलीवरी होने के पहले तक का जो टाइम पीरियड कहलाता है वो क्या कहलाता है, एंटीनेटल पीरियड और प्रीनेटल पीरियड। तो एंटीनेटल पीरियड क्या हो गया, प्रीनेटल पीरियड कंसीव करने से लेके डिलीवरी होने तक का टाइम, बिफोर बर्थ, बेबी के डिलीवर होने तक के पहले तक का टाइम क्या है, एंटीनेटल पीरियड। सेकेंड टर्म है इंट्रानेटल पीरियड। इंट्रा का मतलब होता है ड्यूरिंग, इंट्रा का मतलब क्या होता है, ड्यूरिंग द बर्थ। जो लेबर की प्रोसेस है वो किस में आ जाएगी, इंट्रानेटल पीरियड में। और ड्यूरिंग द बर्थ ये टाइम पीरियड क्या कहलाएगा, इंट्रानेटल पीरियड। थर्ड पॉइंट है यहाँ पर पोस्ट नेटल, आफ्टर द बर्थ, बेबी बर्थ के बाद का जो टाइम पीरियड कहलाएगा, बेबी एक्सपेल्ड आउट होने के बाद का जो टाइम पीरियड कहलाएगा वो क्या कहलाएगा, पोस्ट नेटल पीरियड। तो आपको तीनों टर्म याद रखना। एंटी का मतलब होता है पहले और बिफोर, तो एंटीनेटल का मतलब क्या होगा, बिफोर बर्थ। एंटीनेटल का दूसरा नाम है प्री नेटल पीरियड। इंट्रा का मतलब होगा ड्यूरिंग, और जिस टाइम पर डिलीवरी होने वाली हो, लेबर प्रोसेस, वो क्या होगी, इंटरनेटल पीरियड में आएगी। थर्ड पॉइंट है यहाँ पर पोस्ट नेटल। पोस्ट नेटल का मतलब है बेबी बर्थ के बाद का जो ड्यूरेशन स्टार्ट होगा वो किस में आएगा, पोस्ट नेटल पीरियड में। तो पोस्ट नेटल पीरियड में बेसिकली आपको 2-3 टर्मिनोलॉजीज याद रखनी है और उनके क्या टाइप्स हैं, क्लासिफिकेशन। तो पोस्ट नेटल में आएगा आपका परपीरियम एंड लोचिया। तो परपीरियम में भी आपको, परपीरियम नॉर्मल ड्यूरेशन कितना होता है, 6 वीक का, कब से स्टार्ट होगा और इसमें क्या प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। तो पोस्ट नेटल पीरियड में बेसिकली यही चीज़ें आएंगी। तो यहाँ पर हमारा फर्स्ट एमसीक्यूज रहेगा, ब्लड एंड डेब्रिस डिस्चार्ज फ्रॉम यूट्रस आफ्टर डिलीवरी इज टर्म्ड एज। तो ब्लड और कुछ डेब्रिस सेल्स क्या हो रही हैं, डिस्चार्ज हो रही हैं, कहाँ से, यूट्रस से, आफ्टर डिलीवरी। तो ये क्या कहलाएंगी, ऑप्शन में है पायूरिया, लोचिया, हेमेच्यूरिया, कोलेस्ट्रम। क्वेश्चन है यहाँ पर, ब्लड एंड डेब्रिस डिस्चार्ज फ्रॉम द यूट्रस आफ्टर डिलीवरी इज टर्म्ड एज। तो कुछ डिस्चार्ज हो रहा है, क्या है, ब्लड है, उसमें डेब्रिस सेल्स भी प्रेजेंट है डिलीवरी के बाद। तो ये क्या कहलाएगा, ऑप्शन में पायूरिया, लोचिया, हेमेच्यूरिया, कोलेस्ट्रम। तो कोलेस्ट्रम का मतलब सभी को पता हो, कोलेस्ट्रम क्या है,
फर्स्ट सीक्रेटेड ब्रेस्ट मिल्क है आफ्टर डिलीवरी के बाद जो येलो एंड थिक कलर का होगा वो क्या कहलाता है? कोलेस्ट्रम। पायूरिया का मतलब है पस प्रेजेंट है किसमें? यूरिन में। हेमेच्यूरिया का मतलब है कि यूरिन में ब्लड का प्रेजेंट होना है। तो यहाँ पर जो एक टर्म बचता है वो क्या है? लोचिया। लोचिया क्या है? आफ्टर डिलीवरी के बाद जो ब्लड और डेब्रिस सेल्स हैं, जो ल्यूकोसाइट्स हैं, वो डिस्चार्ज हो रही हैं, वो क्या कहलाती हैं? लोचिया। लोचिया के 3 टर्म आपको याद रखना है और हम इसको टाइप भी कह सकते हैं। फर्स्ट है रूब्रा, दूसरा सिरोसा, तीसरा अल्वा। तो आपको इनका कलर, ड्यूरेशन और कंपोजिशन याद रखना है। तो मेनली आपको इनका कलर और ड्यूरेशन याद रखना है, एग्जाम में आ सकता है। एग्जाम में आपको डायरेक्ट क्वेश्चन ये नहीं आएगा कि लोचिया रूब्रा है क्या। आपको या तो ये आ सकता है कि आफ्टर डिलीवरी के बाद जो 1 से 3 दिन तक ब्लड डेब्रिस सेल्स जो डिस्चार्ज होगा वो क्या कहलाएगा? तो क्या है? लोचिया रूब्रा। और एक किस कलर का होता है? रेड कलर का। सेकंड है यहाँ पर लोचिया रोसा, तो ये पिंक कलर का रहेगा जो कि 3rd to 10th डे तक क्या होगा? डिस्चार्ज होगा। और लास्ट है लोचिया अल्वा जो कि वाइट कलर का रहेगा। ये लार्जली इसमें म्यूकस प्रेजेंट रहेगा जो कि 10 से 14वें दिन तक है जो क्या होगा? डिस्चार्ज होगा। और कभी कभी यहाँ पर ये वैल्यू नॉर्मल ड्यूरेशन दिया हुआ है, बट कभी कभी जो लोचिया अल्वा 21 डेज तक है जो डिस्चार्ज होते रहते हैं बाय वेजाइना। तो आपको तीनों टाइप याद रखने हैं। लोचिया रूब्रा रेड कलर का रहेगा और ये फर्स्ट 2 3 डेज तक डिलीवरी के बाद से लेके पहले दिन से लेके तीसरे दिन तक डिस्चार्ज होगा, जिसमें मोस्टली ब्लड फ्रेगमेंट्स, डेसिडियो और म्यूकस प्रेजेंट रहेंगे। लोचिया रोसा जो कि पिंक कलर का होगा जो कि तीसरे से 10वें दिन तक डिस्चार्ज होगा और इसमें ब्लड म्यूकस के साथ साथ ल्यूकोसाइट्स भी प्रेजेंट होगी। और थर्ड है लोचिया एल्बा जो कि वाइट कलर का होगा, जिसमें मोस्टली म्यूकस रहेगा, जिसके कारण इसका कलर वाइट रहेगा, जो कि 10वें से लेकर 14वें दिन तक, कभी कभी 21 दिन तक है जिसका डिस्चार्ज होता रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, विच ऑफ द फॉलोइंग रिस्पॉन्स इज एक्सपेक्टेड इन अ मदर व्हेन द बेबी इज सकिंग द ब्रेस्ट। तो जब बेबी क्या कर रहा हो? ब्रेस्ट को सक कर रहा हो, तो मदर के लिए क्या रिस्पॉन्स है जो फील होगा? ऑप्शन में है इंक्रीज ऑफ हाइपोथैलेमिक रिस्पॉन्स, इंक्रीज ऑफ ऑक्सीटोसिन, इंक्रीज ऑफ एड्रेनालिन और डी ऑल ऑफ दी अबव। क्वेश्चन है यहाँ पर, विच ऑफ द फॉलोइंग रिस्पॉन्स इज एक्सपेक्टेड इन अ मदर व्हेन द बेबी इज सकिंग द ब्रेस्ट। तो जब बेबी ब्रेस्ट को सक कर रहा है तो मदर के लिए क्या एक्सपेक्टेड रिस्पॉन्स होगा? ऑप्शन में है इंक्रीज ऑफ हाइपोथैलेमिक रिस्पॉन्स, इंक्रीज ऑफ ऑक्सीटोसिन एंड इंक्रीज ऑफ एड्रेनालिन और डी ऑल ऑफ दी अबव। तो यहाँ पर जब बेबी क्या कर रहा है? ब्रेस्ट को सक कर रहा है, तो यहाँ पर कौन सा रिफ्लेक्स लगेगा? तो ये होगा लेट डाउन रिफ्लेक्स। लेट डाउन रिफ्लेक्स में कौन सा हार्मोन है जो इंक्रीज होता है? तो ये सभी को पता होगा, तो वो है इंक्रीज ऑफ ऑक्सीटोसिन। यहाँ पर साफ साफ कहा गया बेबी इज सकिंग द ब्रेस्ट। जब भी बेबी ब्रेस्ट को सक कर रहा है लेट डाउन रिफ्लेक्स होगा यहाँ पर। तो लेट डाउन रिफ्लेक्स में क्या होगा? ऑक्सीटोसिन क्या रहेगा? बढ़ेगा, लेवल बढ़ेगा। तो यहाँ पर आंसर क्या होगा? बी। यहाँ पर ये देखिए, एक इमेज के थ्रू आप लोग इसको इजीली समझ सकते हैं कि जैसे ही बेबी ने मदर के ब्रेस्ट को सक करना स्टार्ट किया तो क्या होगा? ऑक्सीटोसिन हार्मोन रिलीज होगा ब्रेन से। क्या होगा? ऑक्सीटोसिन हार्मोन रिलीज होगा। और सभी को पता होगा कि जो मिल्क का सीक्रेशन है कौन सा हार्मोन करता है? ऑक्सीटोसिन। तो जैसे ही बेबी ने सक करना स्टार्ट किया तो ऑक्सीटोसिन हार्मोन है जो ब्रेन से रिलीज किया जाएगा और ये क्या करेगा? लेट डाउन रिफ्लेक्स का काम करेगा। तो जो ब्रेस्ट में है वहाँ पर क्या होगा? जो मिल्क डक्ट्स है उनमें मिल्क का क्या होगा? ज़्यादा भरेगा और जैसे ही बेबी सक करेगा तो मिल्क कहाँ पे आएगा? बेबी के मुंह में। तो यहाँ पर एक इस तरीके का रिफ्लेक्स हो गया लेट डाउन रिफ्लेक्स। लेट डाउन रिफ्लेक्स में कौन सा हार्मोन बढ़ता है? तो वो है ऑक्सीटोसिन। यदि आपसे एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन आता है कि ब्रेस्ट मिल्क के लिए मिल्क का सीक्रेट करने का काम कौन सा हार्मोन करता है, तो वो है ऑक्सीटोसिन। और प्रोडक्शन का पूछते हैं तब क्या होगा? प्रोलैक्टिन। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन क्लियर हो गया हो। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करेंगे, द फेलियर ऑफ यूट्रस टू रिटर्न टू इट्स नॉर्मल साइजेज। तो यूट्रस का आफ्टर डिलीवरी अपनी नॉर्मल साइज में रिटर्न ना हो पाना क्या कहलाएगा? ऑप्शन में प्रोट्रूजन, इन्वोल्यूशन, सब इन्वोल्यूशन और एक्सट्रैक्शन। तो यहाँ पर फेलियर पूछा है, ना कि यूट्रस नॉर्मल साइज में जा रही है अपने। तो 2 टर्म याद रखना है। जब यूट्रस अपनी नॉर्मल साइज में रिवर्ट हो रही है, वापस जा रही है, तो अलग टर्म यूज होगा। यदि यूट्रस वापस अपनी नॉर्मल साइज में नहीं जा पा रही है आफ्टर डिलीवरी तो डिफरेंट टर्म यूज किया जाएगा।
प्रोट्रूजन का मतलब है समथिंग इज वल्ज, कुछ भी ऐसी चीज़ है जो वल्ज हो रही, प्रोट्रूज हो रही है किसी दूसरे ऑर्गन में। और सेकंड ऑप्शन है इन्वोल्यूशन, थर्ड ऑप्शन है सब इन्वोल्यूशन और डी है एक्सट्रैक्शन। तो यहाँ पर इन्वोल्यूशन का मतलब होता है कि आफ्टर डिलीवरी यूट्रस क्या हो रही है, अपनी नॉर्मल साइज में रिवर्ट हो रही है, तो वो क्या होगा, इन्वोल्यूशन। यहाँ पर क्वेश्चन में फेलियर ऑफ यूट्रस, यूट्रस में क्या हो रहा है, प्रॉब्लम हो रही है, अपने वापस नॉर्मल साइज में नहीं रिवर्ट हो पा रही, वापस नहीं जा पा रही है, तब क्या टर्म यूज करेंगे हम, सब इन्वोल्यूशन। क्या टर्म यूज होगा, सब इन्वोल्यूशन। यदि आपसे पूछते हैं कि यूट्रस अपनी नॉर्मल साइज में वापस जा रही है आफ्टर डिलीवरी, तब क्या टर्म यूज होता है, इन्वोल्यूशन। और यदि वापस नहीं जा पा रही है, रिवर्ट नहीं हो पा रही है यूट्रस, तब क्या टर्म यूज होगा, सब इन्वोल्यूशन। दोनों टर्म में क्लियर होना है। इन्वोल्यूशन का मतलब है कि वापस अपने नॉर्मल साइज में रिवर्ट हो गई है, और जब वापस अपने जो नॉर्मल साइज है उसमें रिवर्ट नहीं हो पा रही है, तब क्या टर्म यूज होगा, सब इन्वोल्यूशन। और जो नॉर्मल नॉन प्रेग्नेंट लेडी का यूट्रस का वेट कितना होता है, 60 ग्राम। और यदि आपसे पूछा जाता है, मोस्टली 60 ग्राम होता है, जो अप्रोक्सीमेट रेंज रखी गई 60 ग्राम नॉन प्रेग्नेंट में। यदि प्रेग्नेंट स्टेट में पूछा जाता है तो 900 से 1000 ग्राम। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करेंगे। द मदर्स प्लेसेंटा वेट 500 ग्राम, अप्रोक्सीमेटली हाउ मच वुड बी द वेट ऑफ द फुल टर्म न्यूबॉर्न बेबी। यदि किसी मदर के प्लेसेंटा का वेट 500 ग्राम है, 500 ग्राम है, तो बेबी जो फुल टर्म न्यूबॉर्न बेबी है उसका वेट कितना होगा। ऑप्शन में 3 kg, 4 kg, 2 kg या फिर 5 kg। नॉर्मली प्लेसेंटा का वेट कितना होता है, 500 ग्राम होता है, कि अप्रोक्सीमेट रेंज रखी जाए तो यदि प्लेसेंटा का वेट कितना है, 500 ग्राम है, तो उस बेबी का वेट कितना होगा जो कि फुल टर्म न्यूबॉर्न है। यहाँ पर याद रखना है आपको, फुल टर्म न्यूबॉर्न कहा है, मतलब कि बेबी फुल टर्म न्यूबॉर्न है, आफ्टर 38 वीक और 37 वीक के बाद डिलीवर होने वाला है बेबी, या डिलीवर हो गया है, तो उसका वेट कितना होगा। तो यहाँ पर ऑप्शन में 3 किलो, 4 किलो, 2 किलो या फिर 5 किलो, 3 kg, 4 kg, 2 kg या फिर 5 kg। तो नॉर्मल वेट कितना होता है प्लेसेंटा का, 500 ग्राम। और यदि प्लेसेंटा का 500 ग्राम वेट है तो 1/6 होता है किसके, बेबी के वेट के। तो 1/6 यदि बेबी के वेट का प्लेसेंटा यहाँ पर बताया जा रहा है, तब आंसर क्या आएगा आपका, ए 3 kg। बेबी का, न्यूबॉर्न बेबी का वेट कितना होगा, 3 kg। जब प्लेसेंटा का वेट यदि 500 ग्राम है, तो बेबी का वेट से यदि प्लेसेंटा के वेट को हम चेक करते हैं तो 1/6 क्या हो जाएगा, प्लेसेंटा का वेट, बाकी बचा हुआ क्या रहेगा, बेबी का वेट। तो इसके अकॉर्डिंग यदि हम कैलकुलेट करेंगे तो यहाँ पर आंसर क्या आएगा, 3 kg। मोस्टली 2.5 kg आएगा, बट ऑप्शन में 3 kg है, तो अब आप उसको मार्क कर सकते हैं। नेक्स्ट है यहाँ पर नॉर्मल वेट ऑफ प्लेसेंटा एट टर्मिज। तो यहाँ पर सेम क्वेश्चन है कि पहले हमने पढ़ा कि प्लेसेंटा का वेट 500 ग्राम है, अब यहाँ पर क्वेश्चन है कि नॉर्मल वेट ऑफ प्लेसेंटा एट टर्मिज। तो एट टर्म मतलब कि फुली कंप्लीटेड जेस्टेशन, आफ्टर 37 वीक ऑफ जेस्टेशन में, तो प्लेसेंटा का वेट क्या होगा। ऑप्शन में 1/4 ऑफ द बेबी, 1/6 ऑफ द बेबी, 500 ग्राम या फिर डी 900 ग्राम। तो यदि आपसे इस तरीके का क्वेश्चन आता है कि नॉर्मल वेट ऑफ प्लेसेंटा एट टर्म, तो यदि आपसे जो एक रेंज पूछी जाती है ग्राम में, यदि पूरे ऑप्शन ग्राम में रखे जाते हैं, 500 ग्राम, 900 ग्राम, 600 ग्राम, तब आपको 500 ग्राम को चूज करना है। इनकेस आपको इस तरीके से क्वेश्चन आता है, तो जो नॉर्मल एट टर्म में प्लेसेंटा का वेट होगा वो होता है 1/6 ऑफ द बेबी। बेबी के वेट से कितना, 6वें गुना, 1/6 वेट रहेगा किसका, प्लेसेंटा का। तो यहाँ पर आप किसको मार्क करेंगे, बी को, 1/6 ऑफ द बेबी। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्यूबर्टी ऑनसेट इन गर्ल्स स्टार्ट विथ। तो गर्ल्स में प्यूबर्टी है जो कब स्टार्ट होती है या फिर क्या साइन देखने को मिलेंगे। ऑप्शन में ग्रोथ स्पर्ट, मिनार्ची, मेनोपॉज, थैलार्जी एंड ग्रोथ ऑफ प्यूबिक हेयर। तो प्यूबर्टी ऑनसेट पूछा है, तो प्यूबर्टी ऑनसेट यदि गर्ल्स की बात की जाए तो 10 से 14 साल में प्यूबर्टी स्टार्ट होती है। बॉयज़ में 2 साल बाद होता है एज कम्पेयर टू गर्ल्स के, तो 12 to 16 ईयर में। तो यहाँ पर यदि गर्ल्स में प्यूबर्टी स्टार्ट हो रही है तो फर्स्ट साइन क्या होंगे। ऑप्शन में है ग्रोथ स्पॉट, मीनार्ची का मतलब होता है मेंस्ट्रुएशन स्टार्ट होना, मेनोपॉज का मतलब होता है सेजेशन ऑफ मेंस्ट्रुएशन, जो मेंसेस साइकिल है उसका स्टॉप होना, और डी है यहाँ पर थैलार्ची एंड ग्रोथ ऑफ प्यूबिक हेयर। तो जो प्यूबर्टी इन गर्ल्स में पूछा है तो थैलार्ची आपको पता होना चाहिए कि फर्स्ट स्टेप रहेगा। तो गर्ल्स में प्यूबर्टी के लिए
क्या साइन आपको देखने को मिलेंगे? थैलार्जी एंड ग्रोथ ऑफ प्यूबिक हेयर। तो यहाँ पर हम बात की प्यूबर्टी की, और प्यूबर्टी है क्या? द स्टेज ऑफ फिजिकल मैच्यूरेशन इन विच एन इंडिविजुअल बिकम फिजियोलॉजिकली कैपेबल ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। प्यूबर्टी का सिंपल सा मतलब है कि फिजिकल मैच्यूरेशन होना, जिसमें आपके जो ऑर्गन है वो क्या हो, फिजियोलॉजिकल तरीके से, मतलब कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए, बेबी को जन्म देने के लिए क्या हो रहे हैं, कैपेबल हो रहे हैं। रिप्रोडक्टिव ऑर्गन क्या हो रहे हैं आपके, कैपेबल हो रहे हैं। तो ये क्या है, प्यूबर्टी। और यहाँ पर जब प्यूबर्टी स्टार्ट होती है तब ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन का लेवल बढ़ जाता है, जिसके कारण प्यूबिक हेयर, थैलार्जी, मेंसेस का स्टार्ट होना नॉर्मल सी बात है। और यदि आपको ऑनसेट ऑफ प्यूबर्टी में एज पूछा जाता है तो गर्ल्स में 10 से 14 साल की एज में प्यूबर्टी स्टार्ट होगी। बॉयज़ में हमेशा 2 साल डिले रहता है, तो कितनी रहेगी, 12 से 16 साल। नेक्स्ट है यहाँ पर प्री मैच्योर रप्चर ऑफ मेम्ब्रेन मीन्स। तो प्री मैच्योर रप्चर ऑफ मेम्ब्रेन का मतलब क्या होगा? जो मेम्ब्रेन है उसका प्री मैच्योर रप्चर ऑफ मेम्ब्रेन पूछा है, तो क्या मतलब होगा? ऑप्शन में है रप्चर ऑफ मेम्ब्रेन फॉर मोर देन 24 आवर बिफोर डिलीवरी, रप्चर ऑफ मेम्ब्रेन बिफोर 37 completed week of pregnancy, rupture of membrane beyond 37 week of pregnancy but before onset of labor, rupture of membrane beyond 28 week of pregnancy but before onset of labor। तो यहाँ पर प्री मैच्योर रप्चर ऑफ मेम्ब्रेन पूछा है, हमने प्री पढ़ा है, पोस्ट मैच्योर रप्चर ऑफ मेम्ब्रेन पढ़ा है। तो यहाँ पर आपको आंसर बताना है प्री मैच्योर रप्चर ऑफ मेम्ब्रेन का मतलब क्या होगा। हमने आर्टिफिशियल रप्चर ऑफ मेम्ब्रेन, बहुत सारे टाइप पढ़े हैं मेम्ब्रेन रप्चर होने के, एम्नियोटॉमी भी पढ़ा है। तो यहाँ पर क्वेश्चन है प्री मैच्योर। प्री का मतलब है पहले ही डेवलपमेंट नहीं हो पाए, उसके पहले ही यदि मेम्ब्रेन रप्चर हो जाती है तब क्या टर्म यूज़ किया जाएगा, क्या आपको बताना पड़ेगा कि प्री मैच्योर रप्चर ऑफ मेम्ब्रेन का मतलब क्या होगा। प्री का मतलब है पहले, मेम्ब्रेन पूरे तरीके से मैच्योर नहीं हो पाए, डेवलपमेंट नहीं हो पाए, उसके पहले ही यदि रप्चर हो जाती है तो क्या कहलाएगा। तो यहाँ पर जो ऑप्शन है उसके अकॉर्डिंग जो इसका राइट आंसर होगा वो होगा डी, रप्चर ऑफ मेम्ब्रेन बियॉन्ड 28 वीक ऑफ प्रेगनेंसी बट बिफोर ऑनसेट ऑफ लेबर। 28 वीक के बाद लेकिन लेबर के पहले ही यदि मेम्ब्रेन रप्चर हो जाती है, क्या कहलाएगा, प्री मैच्योर रप्चर ऑफ मेम्ब्रेन। और यदि यहाँ पर रप्चर ऑफ मेम्ब्रेन मोर देन 24 आवर बिफोर डिलीवरी कहते हम, तब क्या कहलाता, पोस्ट मैच्योर। क्या कहलाता, पोस्ट एंड लेट रप्चर ऑफ मेम्ब्रेन कहलाता है यहाँ पर टर्म। यदि 37 वीक के बाद आता, मतलब कि फुल टर्म रप्चर ऑफ मेम्ब्रेन हुआ है, बट प्री मैच्योर पूछते हैं तो रप्चर ऑफ मेम्ब्रेन बियॉन्ड 28 वीक ऑफ प्रेगनेंसी बट बिफोर ऑनसेट ऑफ लेबर। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर The nurse who assisted the vaginal delivery observed that after the delivery of umbilical cord lengthens and gush of blood flow from the vagina. The uterus becomes firm like a hard walls. She documents these observations as the sign of which condition? तो एक नर्स है, वेजाइनल डिलीवरी असिस्ट करवा रही है, तो ऑब्जर्व करती है, क्या ऑब्जर्व कर रही है वो, अम्बिलाइकल कॉर्ड की लेंथ क्या हो रही है आफ्टर डिलीवरी के बाद, बढ़ रही है। ब्लड ऑफ गस, जो वेजाइना से क्या हो रहा है, बहुत ज़्यादा ब्लड फ्लो होने लगा है। यूट्रस कैसी हो रही है, फर्म लाइक अ हार्ड वॉल के जैसे यूट्रस होती जा रही है। तो जो यहाँ पर 3 साइन बताए हैं, किसके साइन हैं? ऑप्शन में यूट्राइन अटोनी, प्लेसेंटा प्रीविया, हेमेटोमा, प्लेसेंटल सेपरेशन। तो जो यहाँ पर आपको पता होना चाहिए कि 3 साइन आपसे एग्जाम में या तो ये पूछे जा सकते हैं कि प्लेसेंटल सेपरेशन के साइन क्या हैं, तब आपको यही बताना है कि अम्बिलाइकल कॉर्ड लेंथेंस रहेगा, गस ऑफ ब्लड फ्लो देखने को मिलेगा वेजाइना में, यूट्रस फर्म हार्ड वॉल की तरह हो जाएगी। तो क्या होगा, 3 साइन हो गए प्लेसेंटल सेपरेशन के। तो एज अ नर्स आप क्या डॉक्यूमेंट करेंगे कि ये सभी साइन किसके हैं, प्लेसेंटल सेपरेशन के। आफ्टर बेबी एक्सपेल्ड आउट होने के बाद विद इन 3 मिनट में प्लेसेंटा क्या हो जाता है, एक्सपेल्ड आउट होता है। तो साइन यहाँ पर जो तीनों साइन बताए हैं कि आफ्टर डिलीवरी के बाद अम्बिलाइकल कॉर्ड लेंथेंस एंड गस ऑफ ब्लड फ्लो फ्रॉम द वेजाइना एंड यूट्रस कैसी हो रही है, हार्ड वॉल, फर्म लाइक अ हार्ड वॉल की तरह फील हो रही है, देखने को मिल रही है। तो ये सभी किसके साइन है, प्लेसेंटल सेपरेशन के। या तो आपको इस तरीके से क्वेश्चन आ सकता है या फिर ये आ सकता है कि
प्लेसेंटा सेपरेट होने के पहले क्या साइन आपको देखने को मिलेंगे? तो ये 3 कार्डिनल साइन है प्लेसेंटा सेपरेट होने के पहले आपको देखने को मिलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट डू यू मीन बाय फर्स्ट स्टेज ऑफ लेबर? 4 स्टेज होती हैं लेबर की, तो यहाँ पर क्वेश्चन है फर्स्ट स्टेज ऑफ लेबर क्या है? ऑप्शन में ऑनसेट ऑफ लेबर पेन टू फुल डायलिटेशन ऑफ सर्विक्स, फुल डायलिटेशन ऑफ सर्विक्स टू एक्सपल्सन ऑफ फीटस, एक्सपल्सन ऑफ फीटस टू एक्सपल्सन ऑफ प्लेसेंटा, या फिर डी ऑब्जर्वेशन एटलीस्ट 1 आवर आफ्टर द एक्सपल्सन ऑफ प्लेसेंटा। तो यहाँ पर आपकी चारों स्टेज कवर हो जाती हैं 4 ऑप्शन से, बट यहाँ पर क्वेश्चन में पूछा है फर्स्ट स्टेज ऑफ लेबर। मैं आपको कई बार बता चुकी हूँ, इवन सिंपल वे में बता चुकी हूँ कि फर्स्ट स्टेज ऑफ लेबर का मतलब क्या होगा, सेकंड का मतलब क्या होगा। तो फर्स्ट स्टेज ऑफ लेबर में क्या होता है कि सर्विक्स है जो क्या है फुली डायलेट होगी, 10 सेंटीमीटर क्या होगी, सर्विक्स फुली डायलेट होगी। तो यहाँ पर इसका जो सही आंसर होगा फर्स्ट स्टेज ऑफ लेबर क्या हो गई, ऑनसेट ऑफ लेबर पेन स्टार्ट होने से लेके सर्विक्स का 10 सेंटीमीटर तक डायलेट होना फर्स्ट स्टेज ऑफ लेबर है। सेकेंड स्टेज ऑफ लेबर में आएगा सर्विक्स 10 सेंटीमीटर डायलेट होने के बाद बेबी के एक्सपेल्ड आउट होने तक, एक्सपल्सन ऑफ फीटस तक। यहाँ पर याद रखना है लेबर पेन से फुल डायलेटेशन ऑफ सर्विक्स जो कि 10 सेंटीमीटर होती है फर्स्ट स्टेज में आएगा। सेकेंड स्टेज में आएगा 10 सेंटीमीटर सर्विक्स डायलेट होने के बाद से लेके एक्सपल्सन ऑफ फीटस का ड्यूरेशन क्या होगा, सेकेंड स्टेज। थर्ड स्टेज में होगा एक्सपल्सन ऑफ फीटस टू एक्सपल्सन ऑफ प्लेसेंटा, थर्ड स्टेज में क्या बाहर आएगा, प्लेसेंटा। एंड जो फोर्थ स्टेज होगी इसमें ऑब्जर्वेशनरी स्टेज के नाम से भी इसको जाना जाता है। तो इसमें क्या होगा, प्लेसेंटा एक्सपेल्ड आउट होने के बाद तक 1 घंटे जो ऑब्जर्व करेंगे हम वो पीरियड किस में आएगा, फोर्थ स्टेज में। तो यहाँ पर हमने फर्स्ट स्टेज पूछा है क्वेश्चन में, तो इसका आंसर क्या होगा, ए ऑनसेट ऑफ लेबर पेन टू फुल डायलेटेशन ऑफ सर्विक्स। सेकेंड स्टेज यदि आपको आता है तो आपको बताना है एक्सपल्सन ऑफ फीटस, सर्विक्स के फुल डायलेट होने से लेके फीटल के एक्सपेल्ड आउट होने तक का टाइम क्या कहलाएगा, सेकेंड स्टेज। थर्ड स्टेज में बेबी और फीटस के एक्सपेल्ड आउट होने से लेके प्लेसेंटा के एक्सपेल्ड आउट होने तक का टाइम थर्ड में आएगा। फोर्थ में आएगा प्लेसेंटा एक्सपल्सन के बाद से लेके 1 घंटे तक का जो ऑब्जर्वेशनल पीरियड रहेगा वो फोर्थ स्टेज में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंपोनेंट ऑफ बाइसॉप सर्वाइकल स्कोरिंग सिस्टम इंक्लूड। तो जो बाइसॉप स्कोर होती है जिसको सर्वाइकल स्कोरिंग के लिए फीटल हेड पोजीशन को चेक करने के लिए यूज़ किया जाता है, तो इसके क्या कंपोनेंट हैं? ऑप्शन में है डायलिटेशन, कंसिस्टेंसी, इफास्टमेंट और डी ऑल ऑफ दी अबव। तो बाइसॉप सर्वाइकल स्कोरिंग के जो कंपोनेंट हैं सभी हैं, मोस्टली 5 कंपोनेंट होते हैं। सर्विक्स का डायलिटेशन, कंसिस्टेंसी, इफास्टमेंट एंड फीटल हेड स्टेशन लाई पोजीशन चेक करने के लिए। तो यहाँ पर इसका आंसर क्या होगा, डी ऑल ऑफ दी अबव। ये रहे पूरे बाइसॉप स्कोर के कंपोनेंट, क्या क्या चीज़ें चेक की जाती हैं बाइसॉप स्कोरिंग में। सर्वाइकल डायलिटेशन इन सेंटीमीटर, सर्विक्स कितनी डायलेट हुई है तो उसको सेंटीमीटर में चेक किया जाएगा। सर्वाइकल इफास्टमेंट एज अ परसेंटेज, सर्विक्स में कितने इफास्टमेंट देखने को मिल रहा है वो परसेंटेज में चेक होगा। सर्वाइकल कंसिस्टेंसी व प्रोवाइडर असेसमेंट और जजमेंट, सर्वाइकल पोजीशन एंड फीटल स्टेशन। तो फीटल स्टेशन में फीटल का हेड पेल्विस बोन से किस रिलेशन में लाई क्या है तो वो चेक किया जाएगा किसमें, बाइसॉप स्कोर में। तो टोटल 5 कंपोनेंट होते हैं। सर्वाइकल डायलिटेशन इन सेंटीमीटर में चेक किया जाएगा, सर्वाइकल इफास्टमेंट एज इन परसेंटेज में, सर्वाइकल कंसिस्टेंसी, सर्वाइकल पोजीशन एंड फीटल स्टेशन चेक किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द मोस्ट फ्रिक्वेंट कॉज ऑफ मैटरनल डेथ ड्यूरिंग चाइल्ड बर्थ। तो चाइल्ड बर्थ के बाद, डिलीवरी के बाद मैटरनल डेथ के मोस्ट कॉमन कॉज क्या है? मैटरनल डेथ है जो मैटरनल मॉर्बिडिटी है सबसे ज़्यादा किस कारण से होती है? मैटरनल मॉर्टेलिटी, मैटरनल डेथ है जो उसका सबसे ज़्यादा कारण क्या है? ऑप्शन में इन्फेक्शन, सब इन्वल्यूजन, हेमरेज या फिर डी नन ऑफ दी अबव। तो जो मोस्ट कॉमन कॉज है मैटरनल डेथ का, मैटरनल मॉर्टेलिटी रेट का, वो क्या है? तो वो है हेमरेज। क्या है? पोस्टपार्टम हेमरेज और पोस्टपार्टम ब्लीडिंग क्या जो मोस्ट कॉमन कॉज है। 35% डेथ होती हैं जो किसके कारण होती है? हेमरेज के कारण। 18% हाइपरटेंशन, तो हाइपरटेंशन में इक्लेम्सिया प्री इक्लेम्सिया दोनों कंडीशन आ जाएंगी। 8% डेथ होती है सेप्सिस के कारण, परपीरियल सेप्सिस या फिर किसी भी तरीके के इन्फेक्शन के कारण। 9% होंगी किसके कारण? अबॉर्शन के कारण, अनसेफ अबॉर्शन।
और अदर और डायरेक्ट रीजन में रहेगा 11% और इनडायरेक्ट में 18%। यदि सबसे ज़्यादा पूछा जाता है तो 35% किसके कारण होती है, हेमरेज के कारण। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, विच ऑफ द फॉलोइंग ड्रग इज मोस्ट कॉमन यूज्ड इन ट्रीटमेंट ऑफ पीपीएच। तो कौन सी ड्रग है जो पोस्टपार्टम हेमरेज को ट्रीट करने के लिए यूज़ की जाती है। मोस्ट कॉमन ड्रग पूछा है यहाँ पर टू ट्रीट द पोस्टपार्टम हेमरेज। ऑप्शन में प्रोस्टाग्लैंडिन, ऑक्सीटोसिन, एस्ट्रोजन एंड मिथार्जिन। तो पीपीएच कब कंसीडर किया जाता है, जब आफ्टर डिलीवरी, आफ्टर नॉर्मल वेजाइनल डिलीवरी के बाद 500 ml से ज़्यादा ब्लड का लॉस हो जाए, 500 ml से ज़्यादा ब्लड का लॉस हो जाए, तो वो कंडीशन आती है पीपीएच में। देन इसको डिवाइड किया जाता है प्राइमरी पोस्टपार्टम हेमरेज, सेकेंडरी पोस्टपार्टम हेमरेज में। तो पीपीएच को मैनेज करने के लिए, ट्रीट करने के लिए कौन सी मेडिसिन यूज़ की जाती है। ऑप्शन में प्रोस्टाग्लैंडिन, ऑक्सीटोसिन, एस्ट्रोजन एंड मिथार्जिन। तो 2 मेडिसिन यूज़ की जाती हैं, बट मोस्ट कॉमनली इंडिया में यूज़ होती है ऑक्सीटोसिन। क्या यूज़ होती है, ऑक्सीटोसिन। मिथार्जिन को भी यूज़ किया जाता है, बट जो मोस्टली यूज़ की जाती है वो क्या है, ऑक्सीटोसिन। एंड देन आफ्टर मिथार्जिन यूज़ की जा सकती है। यदि मोस्ट कॉमन पूछते हैं तब आपको क्या बताना है, ऑक्सीटोसिन। नेक्स्ट इज विच इम्यूनोग्लोबुलिन प्रेजेंट इन ब्रेस्ट मिल्क। ब्रेस्ट मिल्क में कौन सा इम्यूनोग्लोबुलिन प्रेजेंट रहेगा। ऑप्शन में आईजीए, आईजीजी, आईजीडी या फिर आईजीएम। तो जो ब्रेस्ट मिल्क में पूछा है तो ब्रेस्ट मिल्क में कौन सा इम्यूनोग्लोबुलिन प्रेजेंट रहेगा। और 2 क्वेश्चन यहाँ पर आते हैं, यदि आपसे पोस्टनेटल पीरियड में हम बात कर रहे हैं तो इम्यूनोग्लोबुलिन से 2 क्वेश्चन आपको आ सकते हैं। एक तो ये कि प्लेसेंटा को कौन सा इम्यूनोग्लोबुलिन क्रॉस कर सकता है, तो वो है आईजीजी। और पूछते हैं कि ब्रेस्ट में कौन सा इम्यूनोग्लोबुलिन प्रेजेंट रहता है, तो वो है आईजीए। यहाँ पर क्वेश्चन में है कि ब्रेस्ट मिल्क में कौन सा इम्यूनोग्लोबुलिन प्रेजेंट रहता है, तो आईजीए। और प्लेसेंटा को ओनली एक ही इम्यूनोग्लोबुलिन है जो क्रॉस कर सकता है, तो वो है आईजीजी। नेक्स्ट इज व्हाट इज द पॉजिटिव साइन ऑफ प्रेगनेंसी। प्रेगनेंसी का पॉजिटिव साइन क्या है। ऑप्शन में फीटल हार्ट बीट, एमनोरिया, फटीग, कॉन्ट्रैक्शन एंड क्रैम्प। तो हमने थ्री टाइप्स के साइन पढ़े हैं, पॉजिटिव, प्रिजम्पटिव एंड प्रोबेबल साइन। यहाँ पर क्वेश्चन में पॉजिटिव साइन, तो इनमें से आपको ऑप्शन में है फीटल हार्ट बीट, एमनोरिया, फटीग, कॉन्ट्रैक्शन एंड क्रैम्प। तो यहाँ पर जो साइन होगा वो क्या होगा, पॉजिटिव साइन तो होगा फीटल हार्ट बीट, और फीटल हार्ट बीट का फील करना, चेक जो पॉजिटिव आना। तो यहाँ पर आंसर क्या होगा, ए। 3 टाइप्स के साइन पढ़े हैं, प्रिजम्पटिव, प्रोबेबल एंड पॉजिटिव। यदि प्रेगनेंसी को कंफर्म किया जा रहा है 3 टाइप्स के साइन होते हैं। प्रिजम्पटिव का मतलब है सब्जेक्टिव, मीन्स अनकन्फर्म्ड है, स्पेकुलेशन है, आप अपने से मनगढ़ंत आइडिया लगा रहे हैं, कंफर्मेशन बिल्कुल भी नहीं है, तो क्या हो जाएंगे, प्रिजम्पटिव साइन। तो इसमें क्या देखने को मिलेगा आपको, फटीग और थकावट, एमनोरिया दैट मीन्स एब्सेंस ऑफ मेंस्ट्रुएशन, नोसिया एंड वॉमिटिंग, ब्रेस्ट चेंज, डार्कनिंग ऑफ पिगमेंटेशन ऑफ ब्रेस्ट, फेस एंड एब्डोमेन एंड क्विकनिंग। समटाइम क्विकनिंग आपको फील होगा कि जैसे पेट में कुछ हो रहा हो, बट एक है अनकन्फर्म्ड साइन है। नेक्स्ट है यहाँ पर प्रोबेबल, मतलब कि प्रोबेबल का मतलब होता है लाइकली टू बी द रीजन, कि कारण हो सकता है, ऑब्जेक्टिव साइन भी कहे जाते हैं। तो इसमें क्या क्या रहेंगे प्रोबेबल में, गॉर्डेल साइन का मतलब है सॉफ्टनिंग ऑफ सर्विक्स, चैडविक साइन, ब्लूइश कलर सर्विक्स ऑफ वेजाइना, हैगर्स में सॉफ्टनिंग ऑफ लोअर यूट्राइन सेगमेंट, एब्डोमेन एनलार्ज रहेगा, स्ट्रेच मार्क रहेंगे, बलॉटमेंट रहेगा, पॉजिटिव प्रेगनेंसी टेस्ट आएगा, पाल्पेशन ऑफ फीटल आउटलाइन। तो ये क्या होगा, प्रोबेबल साइन, जो कि एक एग्जामिनर और गायनेकोलॉजिस्ट के द्वारा चेक किए गए साइन है। थर्ड है यहाँ पर पॉजिटिव, मतलब कि प्रेगनेंसी कंफर्म है, 100% कंफर्म है। तो कैसे रहेगा कि फीटल हार्ट बीट प्रेजेंट रहेगी, अल्ट्रासोनोग्राफी की जाएगी, उसमें भी फीटल प्रेजेंट रहेगा, फीटल आउटलाइन एंड मूवमेंट फील होंगे एग्जामिनर को। तो ये सभी क्या हो गए, पॉजिटिव साइन। तो 3 टाइप्स के साइन होते हैं, कौन कौन से, प्रिजम्पटिव मतलब कि आप स्पेकुलेशन लगा रहे हैं, प्रिजम्पशन कर रहे हैं, अपने से कुछ आइडिया लगा रहे हैं कि प्रेग्नेंट हैं। सेकंड है यहाँ पर प्रोबेबल, मतलब कि पूरा 100% श्योरिटी नहीं है, बट रीज़न हो सकता है। थर्ड है पॉजिटिव, मतलब कि प्रेगनेंसी कंफर्म है। तो गाइज आई होप आपको ये सभी क्वेश्चन पसंद आए हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग अस, बाय बाय।